अपने कानों में हेडफोन लगाकर गाना सुनते हुए किरण अपने लिए मैगी बना रही होती है। अचानक ही वो गाना सुनते हुए नाचने लगती है। तभी उसका हाथ जाकर आटे के डिब्बे पर लगता है और सारा आटा उस पर गिर जाता है। उसी समय उसकी माँ अंजना वहीं आती है और उसकी ये हालत देखकर जोर से हंसते हुए कहती है, रसोई में तो मेरी बेटी खुशी थी, ये सफेद चुड़ैल कौन है? आप बस हंसती ही रहना माँ। अरे इतनी छोटी रसोई क्यों बनाई है कि 2 कदम चलने पर 4 बर्तन गिर पड़ते हैं? छोटी? अरे अच्छी खासी रसोई को छोटी कह रही है नालायक। जब तू ससुराल जाएगी ना तब बताना मुझे कितनी बड़ी रसोई है तेरी। जैसी भी होगी, लेकिन इससे तो ज्यादा जगह होगी मेरे ससुराल की रसोई में। हाँ हाँ, तेरी सास रसोई नहीं तेरे लिए खास रसोड़ा बनवाएगी ना। चल निकल बाहर, सारा आटा बर्बाद कर दिया। किरण अपने ऊपर से आटा हटाते हुए बाहर चली जाती है तो उसकी माँ रसोई की सफाई करने लगती है। अब बीतते समय के साथ अंजना किरण के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी धूमधाम से शादी कर देती है। किरण के ससुराल में उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। अगले दिन किरण जब नहा धोकर तैयार हो जाती है तभी उसकी नंद रीमा उससे कहती है, भाभी आज आपकी पहली रसोई की रस्म है। माँ तो अभी तक उठी ही नहीं है, इसलिए मैं आपको रसोई दिखा देती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। वैसे भी मैंने सोच लिया था कि मुझे आज क्या बनाना है। किरण रीमा के साथ खुशी खुशी रसोई में जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि रसोई बहुत छोटी थी। भाभी ये है हमारे घर की रसोई, यहाँ मसाले हैं, वहाँ बर्तन और बाकी जरूरत का सामान नीचे है। रीमा ये रसोई तो शुरू होते ही खत्म हो गई। मेरा मतलब इतनी छोटी रसोई में मैं खाना कैसे बनाऊंगी? जैसे मैं बनाती थी। चलिए भाभी रसोई का साइज मत देखिए, बल्कि अपने हाथों का हुनर दिखाइए। इतना कहकर रीमा किरण को रसोई में छोड़कर चली जाती है। किरण रसोई को देख देखकर बड़बड़ाते हुए खाना बनाना शुरू करती है, लेकिन रसोई छोटी होने के कारण खाना बनाते हुए किरण से बार बार रसोई में कुछ न कुछ गिरता ही रहता था। रसोई से बर्तन के खटपट और गिरने की आवाज सुनकर बाहर हॉल में बैठी किरण की सास सुजाता कहती है, हाय हाय इतनी खटपट क्यों हो रही है रसोई में? कौन है रसोई में? माँ भाभी है रसोई में, शायद सामान ढूंढने में दिक्कत हो रही होगी। अरे फिर भी इतनी आवाज करने का क्या मतलब? हमारा तो ठीक है, पड़ोसी सुनेंगे तो कहेंगे कि जरूर घर में कलेश हो रहा होगा। रसोई से आ रही आवाज से परेशान होकर सुजाता रसोई में पहुंचती है और गुस्से में कहती है, बहू तू खाना बना रही है या कुश्ती लड़ रही है? अब इस चिंदी सी जगह में कोई कुश्ती कैसे लड़ सकता है? क्या कहा तूने? कुछ नहीं माँ जी, खाना ही बना रही हूँ, पर इधर उधर जाते हुए बर्तन गिर पड़ते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से और जल्दी खाना बना ले, सभी इंतजार कर रहे हैं। जी माँ जी बस हो गया। कुछ ही देर में किरण सभी के लिए खाना बनाकर लाती है और सभी उसके खाने की तारीफ भी करते हैं, लेकिन अपनी तारीफ सुनने के बाद भी किरण खुश नहीं होती क्योंकि वो अपनी छोटी रसोई में जाना ही नहीं चाहती थी। अगले दिन सुबह की चाय बनाते हुए उसके हाथ पर चाय गिर जाती है तो वो गुस्से में कहती है, इतनी जगह भी नहीं है कि ठीक से कप में चाय डाल सकूं। अरे इससे अच्छी तो मेरी मायके की रसोई थी, कम से कम 2 इंसान एक साथ खड़े तो हो सकते थे। किरण अरे चाय बनी कि नहीं? हाँ बन गई, बस ला रही हूँ। कुछ देर में सबको चाय देने के बाद किरण अपनी सास के कमरे में चाय लेकर पहुंचती है तो इतना बड़ा और आलीशान कमरा देखकर उसके हाथ से चाय का कप छूटकर गिर जाता है, जिसकी आवाज से सुजाता की आंख खुल जाती है। बहू क्यों मेरे घर के बर्तनों का नाश कर रही है? तू मुझे आवाज देकर भी तो जगा सकती थी। माफ करना माँ जी, पता नहीं कब कब हाथ से छूट गया, मैं अभी साफ कर देती हूँ। खुद का इतना बड़ा और आलीशान कमरा और घर की रसोई छोटी गुफा जैसी बना रखी है। माँ जी तो बड़ी चालाक निकली। अपनी सास का बड़ा कमरा देखकर किरण दंग रह जाती है और वो शाम को अपने पति के घर लौटने पर उससे कहती है, सुनो जी, माँ जी का कमरा तो इस घर में सभी के कमरों से बहुत बड़ा है। हाँ, क्योंकि माँ को छोटे कमरे में घुटन होती थी, इसलिए पिताजी ने उनके लिए ये कमरा बनवाया था। तुम क्यों पूछ रही हो? कहीं इस कमरे पर तुम्हारी नजर तो नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे मेरे कहने का मतलब है कि कमरा इतना बड़ा बनवाया है तो रसोई बनाने में कंजूसी क्यों कर दी पिताजी ने? इतनी छोटी रसोई है कि मेरा तो रसोई की तरफ देखने का मन भी नहीं करता। हाँ किरण, अब जो है यही है, तुम फालतू में शिकायत न करो तो ही अच्छा है। मैं थक गया हूँ, जा रहा हूँ फ्रेश होने। विनीत किरण की बातों पर ध्यान नहीं देता तो आखिर में किरण बड़े ही प्यार से अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी मैं कह रही थी कि आपको नहीं लगता कि हमारी रसोई बहुत छोटी है? मतलब देखिए ना, 2 जने मिलकर खड़े भी नहीं हो सकते रसोई में। हाँ तो 2 जनों को खड़ा होना ही क्यों है? और तुझसे पहले रीमा रसोई संभालती थी, उसने तो कभी रसोई को छोटा होने की शिकायत नहीं की।
माँ जी, लेकिन मुझे रसोई में घुटन होती है, मैं ठीक से काम भी नहीं कर पाती। देख बहू, ज्यादा बहाने मत बना, तेरे लिए मैं घर में कोई नई रसोई नहीं बनवा दूंगी। सुजाता भी किरण की बातों को अनसुना कर वहां से चली जाती है तो किरण गुस्से में पैर पटकते हुए कहती है, बस बहुत हुआ, प्यार से तो इस घर में कोई बात ही नहीं सुन रहा मेरी, लेकिन मैं भी इस घर की रसोई को बड़ा करके ही दम लूंगी। किरण अब ठान लेती है कि वो किसी भी तरह अपनी छोटी रसोई को बड़ा करवा कर ही दम लेगी, जिसके लिए अब वो जब भी रसोई में काम करती तो पहले से ज्यादा तोड़फोड़ करती, और तो और कभी रसोई के सिंक का नल खराब कर देती तो कभी जानबूझकर रसोई की सफाई नहीं करती। एक दिन घर में राशन भरवाते हुए वो आधा राशन अपने सास के कमरे में रखवा देती है। हाँ भैया, ये सब राशन यहाँ रख दीजिए और आप जाइए। बहू, ये मेरा कमरा है, भंडारघर नहीं, तू राशन का सामान यहाँ क्यों रखवा रही है? क्या करूँ माँ जी, रसोई में ये सब सामान आ ही नहीं रहा, और फिर आपका ये इतना बड़ा कमरा कब काम आएगा? लेकिन बहू, लेकिन कुछ नहीं माँ जी, ये सामान तो यही रहेगा, और जब मुझे जरूरत होगी यहाँ से रसोई में थोड़ा थोड़ा करके ले जाती रहूंगी। अब सुजाता अपनी बहू को मना भी नहीं कर सकती थी। अब राशन का सामान कमरे में रखा होने की वजह से किरण बार बार अपनी सास के कमरे में आना जाना करके उसे परेशान करती रहती, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब इतना करने के बाद भी सुजाता को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि दिक्कत क्या है, इतना परेशान करने के बाद भी माँ जी के कानों में जू ही नहीं रेंग रही। अब तो बस एक ही रास्ता रह गया है। अगले दिन रीमा किसी काम से घर से बाहर जाती है, तभी किरण बीमार होने का नाटक करके बिस्तर पर लेट जाती है। दोपहर हो जाने के बाद भी जब खाना नहीं आता तो सुजाता किरण के कमरे में जाती है। बहू, क्या हुआ तुझे? तू अब तक बिस्तर पर क्यों लेटी है? माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, आज खाने का आप ही देख लेना। किरण के बीमार होने और रीमा के घर पर न रहने के कारण आखिरकार सुजाता को रसोई में घुसना ही पड़ता है। वो खाना बनाने के लिए बर्तन उतार ही रही होती है कि तभी एक भारी पतीला उसके सिर पर गिर जाता है और उसे बहुत चोट लगती है। कुछ ही देर में डॉक्टर आकर उसके सिर की मरहम पट्टी करता है। तभी रीमा भी घर लौट आती है। अपनी सास की ऐसी हालत देखकर किरण को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे तबीयत खराब होने का झूठ बोला, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। किरण, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? बहू पर मत चिल्ला बेटा, ये चोट लगने के बाद ही सही, लेकिन मुझे समझ आ गया है कि उस छोटी रसोई में काम करना मुश्किल के साथ खतरनाक भी हो सकता है। हाँ माँ, छोटी मोटी चोट तो मुझे भी लगती रहती थी, लेकिन मैंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि भाभी के कहने पर कुछ नहीं कहा। जो हुआ सो हुआ, और बहू तू रो मत, अपने कमरे जितनी बड़ी नहीं, लेकिन तेरी रसोई को मैं अब दोबारा जरूर बनवाऊंगी। और इस तरह कुछ ही समय में किरण की नई और बड़ी रसोई बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद किरण उस रसोई में मन लगाकर काम करती है। माँ, मैं तुमसे कहती रह गई कि टमाटर भी ले लो, पर तुमने टमाटर नहीं लिए। अरे बेटा, हम गरीबों के पास खाने के पैसे नहीं हैं और तुझे 100 रुपए किलो टमाटर खाने हैं। अनुष्का अपनी माँ के साथ मुंह बनाकर सब्जी लेकर घर जा रही होती है। तभी उसकी नजर एक चोर पर पड़ती है जो एक औरत का पर्स छीनकर भाग रहा होता है। चोर चोर चोर, कोई पकड़ो उस चोर को, वो चोर मेरा पर्स लेकर भाग रहा है। उस औरत की आवाज सुनकर अनुष्का अपने पैर अड़ा देती है और वो चोर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद अनुष्का उसके हाथों से पर्स छीनकर उसे मारते हुए कहती है, हट्टा कट्टा शरीर है ये नहीं कि चोरी डकैती करने के बदले थोड़ी मेहनत मजदूरी कर लूं। हम भी तुम्हारी तरह गरीब हैं, पर चोर चक्के नहीं है। अनुष्का लगातार उस चोर को मारती है और तभी वो औरत अनुष्का के पास आती है और अनुष्का उस औरत को पर्स उसका देते हुए कहती है, थैंक यू बेटा, मेरा पर्स इस चोर से छुड़वाने के लिए। अरे वाह मैडम, आप तो बहुत बहादुर हैं। मैं बस इस चोर को पकड़ने के लिए ही आ रहा था और आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और 2 मिनट में चोर को पकड़ भी लिया। हाँ बेटी, बहादुर तो तुम बहुत हो और हमेशा ऐसे ही रहना। सही कहा आपने आंटी, मैं अभी पुलिस वालों को बुलाकर लाता हूँ। अरे छोड़ो बेटा, क्या पुलिस वालों को बुलाओगे? पुलिस वाले क्या कभी टाइम पर आए हैं? वो टाइम पर आते हैं और ना ही अपना काम पूरा करते हैं। पुलिस वाले से अच्छे आजकल के नौजवान हैं। भैया, ये सब तो बहाना है। अगर आप जैसे नौजवान अपनी ड्यूटी निभाएं तो ऐसे चोर चोरी करने से भी पहले डरे। चलो माँ। अनुष्का ये सब सुनकर अपनी माँ के साथ घर आती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर एक ठेले के पास सूरज और अनुष्का की मुलाकात होती है। अरे तुम तो वही हो जिसने उस दिन चोर को पकड़ा था। हाँ तो? हाँ तो क्या मैं तुमसे सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूँ? हर समय गुस्से में रहती हो क्या? पुलिस वाली हो? पुलिस वाली तो नहीं हूँ, पर बहुत जल्द बन जाऊंगी। इस तरह अनुष्का मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन
सूरज अनुष्का से मिलने के बहाने ढूंढता है। देखते ही देखते दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और एक दिन, अनुष्का मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? मैं तो काम भी करता हूँ ना। जानती हूँ सूरज, पर हम गरीब लोग भला तुम जैसे अमीर इंसान से कैसे रिश्ता जोड़ सकते हैं, और अगर फिर भी तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो इसके लिए तुम्हें पुलिस वाला बनना होगा, क्योंकि मैं तो उसी से शादी करूंगी जो पुलिस वाला होगा। इतना बोलकर अनुष्का वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब अनुष्का घर में खाना बना रही होती है और वो देखती है कि उसका छोटा भाई कहीं से लड्डू लेकर आया है, तो ये देखकर अनुष्का उसे डांटने लगती है। लड्डू? तो लड्डू चोरी करके आया है? मैंने कितनी बार बोला ना, चोरी करना बुरी बात है। अच्छा होगा अगर किसी दिन कोई पुलिस वाले तुझे चोरी करते हुए पकड़ लेगा और फिर जेल में डाल देगा। अनुष्का ये बात बोल ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसके घर 4-5 पुलिस की वर्दी में लोग आए हैं। अपने घर पुलिस वालों को देखकर पूरा परिवार डर जाता है। दीदी मैंने मंदिर से लड्डू चोरी किया था, इसलिए पुलिस वाले हमारे घर आए हैं। अब से मैं कभी लड्डू चोरी नहीं करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप सब यहाँ हमसे कोई गलती हो गई है क्या? शांति के इतना बोलते ही सूरज उनके सामने आता है और शांति के पैर छूता है। सूरज को पुलिस की वर्दी में देख अनुष्का हैरान हो जाती है और सूरज सबसे कहता है, माँ आपसे कोई गलती नहीं हुई है, हम सब पुलिस वाले हैं और अनुष्का चाहती थी कि उसकी शादी एक पुलिस वाले से हो। अनुष्का मैंने तुम्हारा सपना पूरा किया, अब तो तुम रिश्ते के लिए तैयार हो ना? हम बस यहाँ तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आए हैं और मेरे घर में हम सब पुलिस वाले हैं। बस मैंने तुम्हें ये बात कभी बताई नहीं, सोचा था सही समय आने पर बताऊंगा। सूरज, तेरी पसंद तो सच में बहुत अच्छी है, पर मैंने तुझे कहा था ना हमें सिविल ड्रेस में जाना चाहिए। देख बेचारे घर वाले कितना डर गए हैं। माँ हम पुलिस वालों का तो काम ही होता है मासूम लोगों को डराना। वैसे भाभी एक बात हम सच कह रहे हैं, हम पुलिस वाले कभी टाइम पर पहुंचे न पहुंचे, पर हम यहाँ तो टाइम पर आए हैं। क्या आप सब मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हैं? अनुष्का, ये सब क्या हो रहा है? अब सूरज सारी बात अपनी होने वाली सास को बताता है और ये सब कुछ मोहल्ले के लोग देख रहे होते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं। अरे, हमने तो सोचा था कि इन गरीबों के घर पुलिस इसलिए आई है, शायद इन्होंने कोई जुर्म किया है, पर यहाँ तो खुद रिश्ता चल कर आए इसकी बेटी के लिए। इसे कहते हैं किस्मत। मोहल्ले के सभी लोग अनुष्का की खुशी से अब जलने लगते हैं। तो वहीं कुछ ही देर बाद सूरज अपने परिवार के साथ अनुष्का का हाथ मांगकर अपने घर जाता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, अरे शांति बहन, तुम कितनी भोली और मासूम हो। पुलिस वाले घर में अपनी बेटी का रिश्ता कर रही हो। जानती हो ना पुलिस वाले कितने खराब होते हैं। कल को तुम्हारी बेटी के साथ कुछ हो जाएगा और तुम्हें कुछ पता तक नहीं चल पाएगा। क्यों आंटी, आपकी बहू भी तो पुलिस वाली है, उसने तो आज तक आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर आप मेरे ससुराल वालों के लिए ऐसा कैसे बोल सकती हो? अनुष्का की यह बात सुनकर वो औरत मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन अनुष्का अपने ससुराल वालों के साथ शादी की शॉपिंग करने के लिए जाती है। भाई साहब, पुलिस वाले को ठगने की कोशिश कर रहे हो? सही सही रेट लगाओ, मुझे अपनी बड़ी बहू के लिए तुम्हारी दुकान का सबसे सुंदर लहंगा चाहिए। अरे मैडम, भला पानी में रहकर कोई मगरमच्छ से बैर थोड़े ना लेता है, मैं इसका सही रेट लगा रहा हूँ आपको। इस तरह अनुष्का अपने पुलिस वाले ससुराल वालों के साथ शादी की शॉपिंग करती है। ये देख सब हैरान रह जाते हैं। देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ जाता है और शादी वाले दिन, अनुष्का बेटा 9 बज गए हैं, बारात तो 7 बजे ही आने वाली थी, पर अब तक बारात नहीं आई। एक बार तू दामाद जी को फोन करके पूछना वो लोग कहाँ रह गए। अगर आज तेरी बारात नहीं आई तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। माँ, ऐसा मत बोलो, तुम तो जानती हो ना मेरा ससुराल पुलिस से भरा हुआ है, वो लोग बस आते ही होंगे। अब अनुष्का अपने ससुराल में फोन करती है पर कोई उसका फोन नहीं उठाता, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन में फोन करती है जहां उसकी नंद उसका फोन उठाती है। काजल, रात के 9 बज चुके हैं, आप सब अभी तक बारात लेकर नहीं आए। माफ करना भाभी, पर आप तो जानती है ना पुलिस वालों की नौकरी कैसी होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आ गया था, बस हम उसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। आप बस 10 मिनट दीजिए, हम अभी आते हैं बारात लेकर। क्योंकि अनुष्का के ससुराल वाले पहले ही काफी ज्यादा लेट हो गए थे, इसलिए वो घर न जाकर पुलिस स्टेशन से ही बारात निकालने की तैयारी करते हैं। क्योंकि उन्होंने शादी का सारा सामान पुलिस स्टेशन में रखा था, इसलिए उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। और कुछ देर बाद वो सब पुलिस वाले सीधा पुलिस स्टेशन से बारात लेकर अनुष्का के घर आते हैं, जहां पुलिस की बारात ढोल नगाड़े के साथ आता देख सभी रिश्तेदार डर जाते हैं। सुनिए जी, अब तक बारात नहीं आई और बदले में पुलिस की बारात आ गई। हो ना हो इन लोगों ने जरूर कुछ गलत काम किया है, बेकार ही हम इनके घर आए शादी पर। अरे चुप करो भाग्यवान, मैं बात करके आता हूँ पुलिस वालों से, आखिर माजरा क्या है। नमस्ते,
आप अंदर जाकर बता दीजिए कि बारात आ गई। और ढोल वालों, तुम्हें पैसे क्यों दिए हैं? ढोल बजाओ ताकि पूरे मोहल्ले को पता चल सके कि पुलिस की बारात शादी करने के लिए भी आ सकती है। क्या बारात? भला पुलिस की बारात? हाँ भाभी, मैंने आपको बताया था ना अनुष्का की शादी जहाँ हो रही है उस घर में सभी पुलिस वाले हैं। पर समधन जी, आज के दिन तो आप लोग अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरा पुलिस स्टेशन ही बारात लेकर आ गया। अरे क्या करे भाभी जी, हम पुलिस वालों का काम ही कुछ ऐसा है। चलिए, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं, आगे की रस्में पूरी कीजिए। बारात वालों के आने के बाद शांति अंदर से आरती की थाल लेकर आती है, तो वहीं सूरज घोड़ी पर बैठता है और बाकी सभी पुलिस वाले पटाखे फोड़ते हैं और डांस करते हैं। कुछ देर बाद शांति अपने दामाद की आरती उतार कर उसका स्वागत करती है और लड़के वालों से कहती है, आप सब सीधा पुलिस स्टेशन से इतना सारा सामान लेकर आए हैं। अगर आप अपने कपड़े भी लेकर आते तो काफी अच्छा रहता। आंटी जी, इसकी चिंता मत कीजिए, हम अपने कपड़े साथ लेकर आए हैं। हम जानते थे हम घर जाकर बारात नहीं सजा पाएंगे, इसलिए हम सारा सामान पुलिस स्टेशन लेकर गए थे। आप बस हमें 10 मिनट दीजिए, हम पुलिस वाले अपनी वर्दी बदल कर आते हैं अभी। अब कुछ ही देर में सभी पुलिस वाले एक एक करके वॉशरूम में कपड़े चेंज करके आते हैं, जिसके बाद सूरज और अनुष्का की शादी होती है और अनुष्का ससुराल जाती है।